भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के संविधान से आए दिन छेड़छाड़ कर रही है लगातार। और बाबा साहब ने कहा भी था जब संविधान सभा में लागू करते हुए थे कि जितनी बार इसका संशोधन होगा कहीं न कहीं उतनी बार उनकी आत्मा पे, संविधान की आत्मा पर ठेस पहुंचेगी। काला धन कहाँ गया, आखिर भ्रष्टाचार खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ, और जो लोग पैसा लेकर के भगे दुनिया के देशों में आज वो शरण लिए हैं, आखिर सरकार उस पर क्या। और जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था को जो धक्का पहुंचा, जो नुकसान पहुंचा, उसको जानना चाह रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी इस डाल उस डाल उस डाल उस डाल, असल सवाल पर मुख्यमंत्री जी बहस पे शामिल ही नहीं होना चाह रहे। नमस्कार, आदाब। अग्नि परीक्षा में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बिल्कुल गर्म हो चुका है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार पूर्वांचल में जनसभाएं कर रहे हैं और हाल ही कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के अंबेडकर नगर जिले में एक जनादेश रैली की है, एक महारैली की है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के 2 कद्दावर विधायक, 2 नेता जिन्होंने काफ़ी लंबे समय तक राजनीति की, बसपा की, उसके बाद उनकी पार्टी की मुखिया मायावती ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। और उसके बाद बड़े सोच विचार के बाद उन दोनों नेताओं ने उस महारैली में अखिलेश यादव की पार्टी का हाथ थामा, साइकिल की सवारी की और हुंकार भरी कि इस बार उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर है। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो ऐसे में हम अपने चुनावी सफर में चलते चलते पहुंचे हैं अतरौलिया के विधायक, आजमगढ़ जिले की 10 विधानसभाओं में से एक सपा का गढ़ जिसको कहा जाता है, वो है अतरौलिया विधानसभा, जहां से 2 बार के लगातार विधायक रहे डॉक्टर संग्राम यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे, समझेंगे इनसे सियासत का जो बदलाव का बयार कहा जा रहा है कि वो चल चुकी है, वो किस हद तक चल रही है, उसके परिणाम क्या आने वाले हैं। इन सारे मुद्दों पे हम आपसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद धन्यवाद। कैसा लग रहा है, लगातार पूर्वांचल में अखिलेश जी दम साध रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश एक बदलाव के रास्ते पर चल चुका है और ये सब लोग महसूस करते हैं। किसान भी महसूस कर रहा है, नौजवान भी महसूस कर रहा है, अगड़ा भी महसूस कर रहा है, पिछड़ा भी, दलित भी, अल्पसंख्यक भी, सारे के सारे लोग आज एक बदलाव के रास्ते पर चल चुके हैं। और बदलाव कितना बड़ा होगा इसका अंदाज नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि अभी आप हाल ही में देखे होंगे जितने भी राजनीतिक दल, आज सारे के सारे लोग अखिलेश यादव जी की तरफ कहीं न कहीं उन पर विश्वास कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनके नेतृत्व में आस्था व्यक्त करके, और वो जनादेश के सामने कह रहे हैं, जनता के सामने कह रहे हैं कि हम पर इन्हीं पर विश्वास है, यही सामाजिक न्याय की ताकत को मजबूत कर सकते हैं, यही गरीबों को न्याय दे सकते हैं, यही किसानों को जो हक है उसको हक को दे सकते हैं, और यही उत्तर प्रदेश के अंदर खुशहाली ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आज समाजवादी पार्टी की स्वीकार्यता आम जनता में बढ़ी है। और ये कहिए तो गांव, गरीब, किसान, बेरोजगार नौजवान, सारे के सारे लोग आज एक अभियान के तौर पर गांव में चट्टी चौराहों पर जब मैं जाता हूँ, शादी ब्याह में मैं शिरकत करने जा रहा हूँ, तो एक तरफ से लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव आ रहे हैं। हम पूछते हैं कहाँ आ रहे हैं, तो कह रहे हैं विधायक जी अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये जनता ने तय कर लिया है और हर वर्ग की जनता ने तय कर लिया है, केवल कोई एक वर्ग नहीं, कोई एक जाति नहीं, हर जाति के लोग आज अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा परिवार पुराना राजनीतिक रहा है, बहुत उतार चढ़ाव हम लोगों में देखा। मैं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ का महामंत्री रहा, लेकिन जिस तरह का माहौल अब की बार दिख रहा है, जिस तरह से नौजवान इस कॉलेजों में पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले, नौकरियों में काम करने वाले और खुद जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उस तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि कब तारीख का ऐलान हो। वो नाम बदल करके दूसरे नाम से फेसबुक चला करके आज सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार सपना दिखाया कुछ और हकीकत में सरकार बन गई अडानी और अंबानी की एजेंट। इस बात को सब लोग जानते हैं। अभी कल ही नोटबंदी का 5 साल पूरा हुआ था।
हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जानना चाहा कि आखिर काला धन कहाँ गया, आखिर भ्रष्टाचार खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ, और जो लोग पैसा लेकर के भगे दुनिया के देशों में आज वो शरण लिए हैं, आखिर सरकार उस पर क्या, और जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को जो धक्का पहुंचा, जो नुकसान पहुंचा, उसको जानना चाह रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी इस डाल उस डाल उस डाल उस डाल, असल सवाल पर मुख्यमंत्री जी बहस पे शामिल ही नहीं होना चाह रहे। मुख्यमंत्री मुद्दों की बात नहीं करना चाहते। मुख्यमंत्री जी को कैसे गांव के लोगों का इलाज हो, कैसे गांव में अस्पताल बने, कैसे जो हमारे बच्चों की कोरोना काल के बाद आप देखते होंगे गांव में जाते होंगे बच्चे खेल रहे, अब लग ही नहीं रहा कि उन्हें पढ़ने भी जाना है, स्कूल खुले उनकी अनुपस्थिति है, क्योंकि जो शिक्षक है वो मायूस है। आज कहीं न कहीं अटेवा के लोग पुरानी पेंशन को लेकर के आंदोलनरत हैं, और हमारी शिक्षकों से बात होती है, वो शिक्षक कहते हैं कि हमें पढ़ाने का दायित्व था कि रोज कागज मेंटेन करें। अटेवा को लेकर के आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? अगर सरकार में आते हैं तो अटेवा की जो मांगे हैं पुरानी पेंशन बहाली की, उस पर क्या कदम होगा? अभी हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जब आजमगढ़ आए थे लैपटॉप वितरण देने जी मेधावी छात्रों को, जी अटेवा के लोगों ने उनको दफ्ती दिखाए, अटेवा के लोग मिले, और मैं खुद मंच का संचालन कर रहा था, तो मुझे उन्होंने कहा कि बुला लीजिए, और उन्होंने कहा ये बताओ ये तुमसे पेंशन छीना किसने? तो बोले कहे बोलो, तेज से बोलो। तो उन्होंने कहा ये पेंशन छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। तो उन्होंने कहा हमारी सरकार बनने जा रही है, हम अटेवा की मांगों का समर्थन करते हैं और हम रास्ता निकाल करके आपकी मदद करने का काम करेंगे। सेम यही बात उन्होंने अंबेडकर नगर की जनादेश रैली में भी अटेवा के लोगों को विश्वास दिलाया कि आप हमारा सहयोग करिए और हम आपकी मांग पर पूरी तौर पर रास्ता निकालने का काम करेंगे। आजमगढ़ को सपा का गढ़ कहा जाता है, उसी तरह से अंबेडकर नगर को बसपा का गढ़ कहा जाता था। तो बसपा के गढ़ में जो सब कुछ था मामला तहस नहस हो गया। मायावती जी ने अपनी पार्टी से अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को निष्कासित कर दिया, विधायक भी हैं मौजूदा, साथ ही साथ उनके सहयोगी जो रहे उनको भी निष्कासित कर दिया। अब वो लोग सपा में आ चुके हैं। एक महारैली हुई अभी अंबेडकर नगर जिले में, वहाँ से अखिलेश यादव जी ने एक बार फिर से हुंकार भरी है। तो क्या लगता है कि जो बसपा का गढ़ था वो भी सपा का गढ़ बन जाएगा और एक नया संदेश यहाँ से पूर्वांचल की जनता को जाएगा? देखिए, जहाँ तक जिस दल का नाम ले रहे हैं हम उस पर बहुत बात नहीं करना चाहते, और हमारे नेता ने प्रयास किया था कि सामाजिक न्याय की ताकतें एक साथ रहें। डॉक्टर लोहिया की विचारधारा और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा एक मिलकर के काम करे, और जो भारत का संविधान है, जो हमको आपको अधिकार देता है, मौलिक अधिकार है, नित्य निषेध तत्व है, जिससे हमें सुरक्षा देता है, जिसको भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के संविधान से आए दिन छेड़छाड़ कर रही है लगातार, और बाबा साहब ने कहा भी था जब संविधान सभा में लागू करते हुए कहे कि जितनी बार इसका संशोधन होगा कहीं न कहीं उतनी बार उनकी आत्मा पे, संविधान की आत्मा पर ठेस पहुंचेगी। आप देख रहे होंगे लगातार भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे संविधान की मूल भावना है कि हम भारत के लोग मिलजुल करके रहेंगे, विभिन्न धर्म विभिन्न संस्कृति के लोग एक साथ रहे मिल करके रहेंगे, यही तो हमारी खूबसूरती है। दुनिया के देशों में जो भारत अपने को अलग दिखता है, तो मिली जुली तहजीब हमारी, विश्व शांति रखने वाली, एक हाथ में ईद तो दूसरे हाथ दिवाली। क्या बात, ये तो हमारी संस्कृति है। बिल्कुल सही बात कि हम एक दूसरे के धर्मों का आदर करते हैं, यही तो सनातन धर्म है, यही तो प्रभु श्री राम का धर्म है, यही हिंदू है, यही सनातन धर्म है, यही इस्लाम भी कहता है कि हमें आदर करना, हमें इंसान मानना है। वो इंसान में कोई भेद नहीं करता, वो तो हमारी पूजा पद्धति है कि हम उसको किस तरीके से अपनी पूजा को करें, उस पर कोई तो रोके नहीं। भारी हमारा देश, हमारा संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन आज कुछ ऐसे लोग हैं जो उसी संविधान को, बाबा साहब के संविधान को तहस नहस करना चाहते हैं। उस रैली के बाबत मैंने पूछा कि वहाँ पे जो जन सैलाब उमड़ा था, 3-3, 4-4 किलोमीटर लोग पैदल चल करके रैली स्थल पे पहुँच रहे थे, तो उसको देख करके आप भी थे वहाँ पे, तो क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे कि क्या परिवर्तन की बयार वहाँ से बह रही है? देखिए, अभी मऊ के अंदर हल्दरपुर में जी लाखों का जन सैलाब उमड़ा है। बिल्कुल।
और वो इतना बड़ा बदलाव का सैलाब था कि गांव-गांव से लोग चंदा कर कर के, गाड़ी कर कर के गरीबों की ताकत वहां गई। और माननीय अखिलेश यादव के सामने माननीय ओम प्रकाश राजभर ने लाखों हुजूम में कहा कि हम आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद जो हमारी समस्याएं हैं, जो गरीब की समस्या है, उस समस्याओं को आप हल करेंगे और उत्तर प्रदेश को एक खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे। वही हमें इस बात की खुशी है कि जो लोग मिशन के तहत काम कर रहे थे किसी राजनीतिक दल में 25, 30, 40 साल उन्होंने जनता के सामने जिस तरह की अपील किया कि आज उनके साथ किस तरह का व्यवहार हो गया, और उनके साथ नहीं पूरे समाज के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ। लेकिन उन नेताओं ने, अनुभवी नेताओं ने, जो लगातार 5-5, 6-6 बार के विधायक हैं, उन अनुभवी नेताओं ने सरेआम उस जनादेश रैली में कहा कि हमें विश्वास माननीय अखिलेश यादव पर है कि जो बाबा साहब का मिशन है, अगर उसको कोई पूरा कर सकता है, भारत के संविधान को कोई सुरक्षा दे सकता है, नौजवान के को रोजगार दे सकता है, और किसान की आय को बढ़ा सकता है या खेती किसानी को महत्व दे सकता है, अच्छी सड़कें बना सकता है और सभी धर्मों का कोई आदर कर सकता है, तो सिर्फ अखिलेश यादव जी हैं। और उनके नेतृत्व पर उन्होंने कहा कि अब हम जीवन पर्यंत इनके नेतृत्व को मजबूत करेंगे और 2022 में जो एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है उसमें हम अखिलेश यादव जी के लिए और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम करने का काम करेंगे। विधायक जी, आपने ओम प्रकाश राजभर जी की बात की। अक्सर उनकी विश्वसनीयता को लेकर प्रश्न चिन्ह लगता रहता है कि वो किसी के भी सगे नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, 4 विधायक चुने गए, सत्ता में रहते हुए लगातार अपने सत्तारूढ़ दल की चाहे वो खिंचाई कर रहे थे, चाहे उनका विरोध कर रहे थे, और किसी ज़माने में उन्होंने अखिलेश यादव जी को वोट ना देने की अपने समाज को हिदायत दी थी। फिर उन्होंने अब उसी मंच से अपने समाज के लोगों के बीच लाके बोला कि मैं भविष्य का उत्तर प्रदेश का 2022 का मुख्यमंत्री लेके आया हूं आप सभी के सामने, आप सब इनको अपना आशीर्वाद दें। तरह तरह की बातें हुई। आखिर समय तक ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के सामने प्रस्ताव रखते गए कि अगर बीजेपी मेरी इन शर्तों को मान लेती है तो हमें इनके साथ जाने में कोई गुरेज नहीं है। जब बीजेपी से उनको नहीं मिला प्रस्ताव या ऑफर नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी से चले गए। तो आपको क्या लगता है कि ये गठबंधन कितने दिन तक चलेगा? देखिए, जहाँ तक सवाल है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबके साथ धोखा दिया। आखिर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आ जाती तो क्यों उसको रद्दी टोकरी में रखा गया? क्या उनकी गलत मान थी? जाति जनगणना हो जाती तो क्या नुकसान हो जाता? या उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो बातें कही, कौन नहीं जानता, टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी हो जाती तो क्या दिक्कत हो जाती सरकार को? तो सरकार जो है असल में सबके साथ कर दिया धोखा। और ये भारतीय जनता पार्टी केवल ओम प्रकाश राजभर के समाज के साथ ही धोखा नहीं किया, जो हमारा पिछड़ा समाज है, जो गरीब समाज है, किसान है, दलित है, उपेक्षित हैं, नारा तो दिया सबका साथ सबका विकास। आप देखते होंगे जिनका देश की आज़ादी की लड़ाई में योगदान रहा, आज उनके बारे में किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। ये मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है, ये मुख्यमंत्री, ये भारत के संविधान की भाषा हो सकती है। जिस तरह से वो बोलते हैं, जिस तरह से भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने केवल समाज को ही धोखा नहीं दिया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा धोखा इस देश को दिया, इस प्रदेश को धोखा दिया। मैं कहता हूँ क्यों नहीं नोटबंदी की वो उपलब्धियां गिनाती, क्यों नहीं जीएसटी की उपलब्धियां गिनाती? क्या कारण है आज पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, सरसों तेल दाम बढ़ते जा रहे हैं। आज जितनी भी रोजमर्रा सब्जियों के दाम है, दाल के दाम है, आज आसमान क्यों छूते जा रहे हैं? क्या कारण है? गैस सिलेंडर का दाम बढ़ता चला जा रहा है। आपने कहा था हम अच्छे दिन लाएंगे, तो अच्छे दिन तो आए अडानी के। कोरोना काल में सबकी संपत्ति घट गई, पद घट गया, हम विधायकों के भी वेतन से कटौती हो गई और विधायक निधि भी साल भर के लिए बंद हो गई। और अभी जब पूंजीपतियों का देश के स्तर पर, दुनिया के स्तर पर आया, तो आखिर मोदी जी कौन सा मंत्र योगी जी लगाए हैं कि अडानी की संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही है? लगातार अडानी की संपत्ति बढ़ रही है और अंबानी की संपत्ति बढ़ रही है, और देश का किसान
अपने फसलों को देख करके बर्बादी के कगार पर आत्महत्या कर रहा है।